अभी हम एक काम करते हैं। जो हमने प्लेसेंटा बनाया है वो बनाया है बॉडी रीजन पे, बट मैं अब आपको टॉपिक समझाऊंगा फंडस रीजन पे प्लेसेंटा को लेके। माने प्लेसेंटा अपन बनाएंगे अब ऊपर की तरफ। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए दिस इज अ फंडस पार्ट, और मान लीजिए ये क्या हो गई, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कौन सा पार्ट हो गया? प्लेसेंटा मान लीजिए ये वाला पार्ट प्लेसेंटा हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये रहा बेबी, बेबी और बेबी, और यहाँ पर ये आ गया कवरिंग। इसके साथ में देखो, तो ये जो चीज है ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा का रोल अगर बताऊं तो प्लेसेंटा का जो रोल है वो इसका यूज क्या है। पहली बात, प्लेसेंटा मदर और बच्चे के बीच में एक रुकावट का काम करती है, एक बैरियर की तरह काम करती है कि मदर के ब्लड को बच्चे के ब्लड में ना जाने दिया जाए और बच्चे के ब्लड को मदर के ब्लड में ना जाने दिया जाए। तो बीच में एक क्या बन गई, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम होता है यहाँ पर रेस्पिरेशन। माने बच्चे को अगर ऑक्सीजन चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगा? प्लेसेंटा उसको सप्लाई करवाएगी मदर से लेके। अगर बच्चे को फूड चाहिए वो भी कहाँ से मिलेगा? प्लेसेंटा प्रोवाइड कराएगी। अगर बच्चे की बॉडी का जितना भी वेस्ट है वो सारा वेस्ट कहाँ से निकलेगा? प्लेसेंटा ही निकलवाएगी वहां से। और साथ ही प्लेसेंटा हार्मोन भी रिलीज करती है। अब जरा समझते हैं कौन से वो हार्मोन है जो प्लेसेंटा रिलीज किया करती है। तो अभी आप लोगों ने एससीजी नाम का हार्मोन सुन लिया, अब सुन लीजिए HPL, ह्यूमन प्रो प्रोलैक्टिन हार्मोन इसको हम बोलते हैं। और एक हमारा आता है एस्ट्रोजन, एक आता है प्रोजेस्टेरॉन, और एक आता है रिलैक्सिन। लेकिन रिलैक्सिन शुरुआती दौर में रिलीज नहीं होता। रिलैक्सिन इन जो प्रेगनेंसी का जो लास्ट के कुछ जो ट्राइमेस्टर होते हैं बेसिकली उसमें मिलता है। रिलैक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो मसल्स को रिलैक्स करता है, जो कि फीमेल के जॉइंट एरिया में जो पाए जाते हैं, क्योंकि रिलैक्स होगा तभी तो बेबी वहां से बाहर आएगा ना। अगर सारी मसल सारे जॉइंट स्टिफ हो जाएंगे तो बच्चा वहां से बाहर ही नहीं आ पाएगा। तो रिलैक्सिन क्या करती है, वहां के जो पैल्विक एरिया के जितनी मसल्स और जॉइंट होते हैं उनको वो क्या करती है, रिलैक्स कर देती है, ढीला कर देती है, ताकि बच्चे की डिलीवरी में कोई दिक्कत ना हो। ये हार्मोन तो आप जानते हो, ये बेसिकली इनका हाई लेवल जो है वो मेंटेन रखेगा प्रेगनेंसी को, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हाई रहेगा तभी एंडोमेट्रियम सही रहेगी। और बच्चा कहाँ लगा पड़ा है? एंडोमेट्रियम से जुड़ा पड़ा है। अगर गलती से प्रोजेस्टेरॉन डिस्ट्रॉय कम हुआ, पूरा एंडोमेट्रियम उखड़ जाएगा, उसी एंडोमेट्रियम पे क्या लगा, प्लेसेंटा, पूरा का पूरा बच्चा बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए इनका हाई लेवल बहुत जरूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। HCG HPL अभी आप समझ चुके हो। HPL क्या करेगा? HPL फीमेल की बॉडी में मिल्क फॉर्मेशन में रोल प्ले कराएगा। किसमें? मिल्क फॉर्मेशन में। बाकी ये तो आपको पता ही है, कॉर्पस ल्यूटेम को कंट्रोल कौन करेगा? HCG। अब आप देखो कि बच्चा एक कवरिंग के अंदर 9 महीने रहता है। इस कवरिंग को बोलते हैं हम लोग एमनियन कहते हैं। और यहाँ चार तरफ एक लिक्विड पाया जाता है, बच्चा इस लिक्विड में 9 महीने रहता है। इसका नाम होता है एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड इसको हम बोला करते हैं। और ये समझ लीजिए कि ये जो आप देखो, दिस इज नॉन एज अम्लाइकल कोड। क्या बोलेंगे? अम्लाइकल कोड, जिसमें कि अम्लाइकल आर्टरी, अम्लाइकल वेन पाई जाती है, जो कि बच्चे को ब्लड, आई मीन O2 और CO2 ले जाने का वहां पर काम करती है। अब आप ये समझ लीजिए कि बच्चे की मैं बात करूं, एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, वो यूज कर रहा हूं जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड अगर मैं आपके एनसीईआरटी को लेकर चलूं तो हम कह सकते हैं कि जहां से फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से लेके बच्चे की डिलीवरी तक का जो समय होता है। बायोलॉजी में डिलीवरी नहीं बोलते बच्चों में, को बोलते हैं पार्चुरेशन, बोलते हैं डिलीवरी को। क्या बोलेंगे? वरना ऐसा लगे जैसे आप किसी प्रोडक्ट की डिलीवरी कर रहे हो। तो डिलीवरी ऑफ बेबी विल बी नॉन एज पार्चुरेशन। तो फर्टिलाइजेशन से पार्चुरेशन तक का जो टाइम होता है दैट इज नॉन एज जेस्टेशन पीरियड, जो कि अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ का हम लेके चलते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली वीक हम 40 वीक्स का लेके चलते हैं। ठीक है, मतलब 36 से लेके 40 वीक का एक हम समय लिया करते हैं। तो 9 महीने का ये पीरियड होता है। अब 9 महीनों को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 ट्राइमेस्टर के अंदर। कैसे? एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, एक होता है थर्ड ट्राइमेस्टर।
शुरू के 3 महीने बच्चे की बॉडी के सिर्फ ऑर्गन्स बनते हैं, जिसमें से बताऊं, जो पहला महीना होता है यानी कि जो फर्स्ट मंथ होता है, फर्स्ट मंथ के अंदर हमें देखने को मिलता है उसका बॉडी का पहला पार्ट हार्ट। इंसान का जो सबसे पहला ऑर्गन बनता है वो बनता है दिल, वो पहले महीने के आखिरी हफ्ते में। सेकंड मंथ में उसके पास हाथ पैर आ जाते हैं, माने यहां पर क्या आ जाएंगे, लिम्स वगैरह इसके पास आ जाते हैं। बाकी के जितने ऑर्गन बचे वो सारे ऑर्गन कहाँ बन जाते हैं, थर्ड मंथ में, यानी पहले 3 महीने में बच्चा सिर्फ बनता है, ग्रो नहीं करेगा बिल्कुल भी। और जब बच्चा बन जाता है उसके बाद उसका जो है सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होती है, उसकी ग्रोथ देखी जाती है। मैं इसमें से आपको एक मंथ मेंशन कर रहा हूं, मंथ बहुत जरूरी है आपके लिए, वो है फिफ्थ मंथ। बच्चे की पहली बार जो मूवमेंट देखी जाती है वो 5वें महीने में देखी जाती है, यानी फर्स्ट मूवमेंट कहां पे दिखती है, फर्स्ट फिफ्थ मंथ में। साथ ही जो बच्चों के सर पे बाल होते हैं, हेयर फॉलिकल्स जो आते हैं, वो भी कब आते हैं, ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ, 5वें मंथ में आते हैं। ठीक है, ये लाइन याद रखना, ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ पे बच्चे के सर पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो पूछेगा, फिफ्थ मंथ पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया। और कहते हैं सेवंथ मंथ पे सबसे ज्यादा इनकी आई की जो मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा कम मिलती है सेवंथ मंथ में, मतलब इनकी जो बॉडी की जो मूवमेंट होती है वो होती है 5वें महीने से, लेकिन इस मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा कब बढ़ जाती है, सेवंथ मंथ में आते आते। तो कहते हैं, फीमेल कहती है मुझे किक फील हो रही है ना अब, और मतलब फील तो उसको 5 से चालू होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ कब जाएगी, सेवंथ मंथ में आते आते फ्रीक्वेंसी फास्ट हो जाएगी, और फिर 9 मंथ तक जाते आते सुनिए क्या होगा। प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल की बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है, इसको बोलते हैं कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, बोलते हैं सीआरएच। प्रेगनेंसी में जैसे जैसे सीआरएच बढ़ता है बच्चे की मैच्योरिटी बढ़ती है, और सीआरएच जो है जब एक टाइम पर बॉडी में सीआरएच बहुत ज्यादा हो जाता है तो बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। यानी कि बच्चे की डिलीवरी कब होगी, ये कौन सा हार्मोन डिसाइड करेगा, सीआरएच। अगर हाँ, अब ये ज्यादा लगभग लगभग जाते हैं 9 महीने में हो जाता है, 9 महीने जाके सीआरएच का लेवल बहुत हाई हो जाता है, जिससे लेबर पेन शुरू होगा, बच्चा डिलीवर हो जाएगा। अगर यही सीआरएच किसी फीमेल में 7 मंथ में हाई हो जाए तो डिलीवरी 7 मंथ में करनी पड़ती है। यानी प्रेगनेंसी का ये 9 महीने का जो टाइम है, ये जेस्टेशन पीरियड का, किसने डिसाइड किया है, सीआरएच ने। इसको 9 महीने चाहिए होते हैं डेवलप होने के लिए, जब सीआरएच बॉडी में इनफ हो जाता है तब जाके डिलीवरी शुरू होती है। यानी सीआरएच का काम होता है बच्चे की मैच्योरिटी को बढ़ाना। अगर सीआरएच जल्दी हो बढ़ गया तो बच्चा जल्दी हो जाएगा मैच्योर, और जल्दी मैच्योर तो डिलीवरी भी जल्दी करनी पड़ेगी। लेकिन भैया अगर किसी बच्चे की डिलीवरी 7वें महीने में हुई तो उसको 2 महीने रखना पड़ेगा हॉस्पिटल, क्योंकि 9 महीने का नॉर्मल टाइम पीरियड होता है, वो देना ही पड़ता है ग्रोथ के लिए। क्या भाई, मैंने कहा ना सीआरएच का लेवल बढ़ सकता है, ये बॉडी का हार्मोन है। हाँ, नॉर्मली 9 महीने का टाइम लेते हैं, बट 7 मंथ में बढ़ सकता है, इसमें कोई ऐसा चौंकने वाली बात नहीं है। जैसे ही मान लीजिए डिलीवरी का टाइम आता है, सबसे पहले क्या होता है, क्योंकि मदर जो है अपने बच्चों को एक पाउच में रखती है और इसमें लिक्विड होता है, वो लिक्विड क्या करता है, बच्चे को बॉयंसी देता है, जिससे मदर को बच्चे का कभी एक्चुअल वेट फील ही नहीं होता, कभी फील नहीं होता। जैसे डिलीवरी का टाइम आता है यहाँ पे ये जो कवरिंग है रप्चर हो जाती है, रप्चर होने से सारा का सारा लिक्विड क्या आएगा, बाहर आएगा, और जब एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आने लग जाएगा तो इसको अपन बोलते हैं वाटर ब्रोक। सुना होगा आपने, वाटर ब्रोक। प्रेगनेंसी डिलीवरी का सबसे पहला स्टेप होता है वाटर ब्रोक, यानी जब वेजाइना से एक लिक्विड बाहर आने लग जाए लगातार, दैट मीन्स डिलीवरी का टाइम आ चुका है। वो लिक्विड क्या है एक्चुअली में, एमनियोटिक फ्लूइड। और जब एमनियोन नाम की कवरिंग फट जाती है तो सारा लिक्विड बाहर आने लग जाएगा। अब जब सारा लिक्विड बाहर आएगा तो अब बच्चा जो है, बच्चे को बुयांसी तो मिल ही नहीं रही, तो अब बच्चा ड्यू टू ग्रेविटी नीचे पुल होगा, और इसके पुल होने से जो अम्लाइकल कोड जो उसकी नाभि से लगी डोरी वो भी खींचेगी नीचे, और वो डोरी किससे लगी है, प्लेसेंटा से, तो प्लेसेंटा भी नीचे खींचेगा, प्लेसेंटा पे क्या बन रहा है, एक दबाव बनना चालू हो रहा है। जैसे आप रस्सी पे लटक जाते हो तो रस्सी जहां पे लगी है उस पर तो फोर्स आएगा ना, लेकिन अगर आप पानी में हो और रस्सी के ऊपर टंगी पड़ी आप पकड़ गए तो रस्सी जो है वो सीधी भी नहीं होगी, तो पानी ने आपको ऊपर उठा रखा है, तो रस्सी भी कैसी कॉइल्ड होगी, लेकिन पानी का तो रस्सी नीचे खींचेगी ना,
तो आप सोचिए जैसे लिक्विड बाहर निकलेगा तो ये जो बच्चा है नीचे आएगा ना, ये प्लेसेंटा पे जोर मारेगा नहीं कि मारेगा। तो वाटर ब्रोक के बाद सबसे पहला काम क्या होता है, फीटस और प्लेसेंटा दोनों से एक सिग्नल जाता है मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड को। कहां से? फीटस एंड प्लेसेंटा, इन दो से, फीटस एंड प्लेसेंटा से जाएगा मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल। और मदर के पिट्यूटरी, अच्छा ये जो सिग्नल यहां से जाता है इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोलेंगे? और ये जो रिफ्लेक्स है ये मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड को जैसे ही मिलेगा तुरंत एक हार्मोन छोड़ देती है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन आके ये जो मायोमेट्रियम की जो लेयर होती है, इस मायोमेट्रियम की लेयर में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करवाएगा। ठीक है, आप ये सोचो जैसे ही कवरिंग रप्चर होती है तो बच्चे का जो हेड होता है वो कहाँ आता है, वो नीचे आ जाता है। कहाँ आएगा? नीचे। हाथ ऐसे, पैर ऐसे, या सुन लो। तो क्या होता है कि जैसे ही, जैसे ये हुआ तो बच्चा सीधा हो जाएगा अपने आप, फिर नीचे की तरफ आएगा। इतने में मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होगी। किसने कहा दी पैदा कॉन्ट्रैक्शन? ऑक्सीटोसिन ने। जैसे ही मायोमेट्रियम स्क्वीज होगी तो ये बच्चा बाहर आएगा ना। और सेम टाइम पे सर्विक्स भी क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है, क्योंकि अगर सर्विस एक्सपेंड नहीं होगा तो बच्चा फंस जाएगा यहीं। तो जिस समय मायोमेट्रियम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उस समय सर्विक्स ऐसे फैल रहा होगा, तभी तो बच्चे का हेड बाहर आएगा। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, जैसे ही ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेगा, मायोमेट्रियम फिर से एक सिग्नल देगा मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड को और बोलेगा और रिलीज करो ऑक्सीटोसिन। और आएगा, और आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन यहां पर और ज्यादा होगी। ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी तो सिग्नल और जाएगा कि और रिलीज करो। और रिलीज होगा तो कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन तो सिग्नल और ज्यादा। यानी जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन, जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन उतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन। यानी करते 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 एक समय फीमेल इतना ज्यादा फोर्स बिल्ड करेगी कि बच्चा यहां से बाहर आ जाएगा। और इसको बोलते हैं क्या? एक्सपल्जन ऑफ बेबी। तो वाटर ब्रोक के बाद पहले बात क्या होगा? डायलेशन ऑफ सर्विक्स, ये दूसरा स्टेप होना चाहिए। तीसरा क्या होगा? एक्सपल्जन ऑफ बेबी। भाई एक्सप्लोजन मत लिख देना यार, एक्सपल्जन ऑफ बेबी है। एक्सपल्जन मतलब बाहर आने को बोलते हैं। और जैसे यहाँ पर डिलीवर हुआ, ठीक है, तो उसकी हम अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर देंगे और कुछ टाइम प्लेसेंटा भी बॉडी के बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर आप याद रखना ये है डिलीवरी के हमारे 3 स्टेप। ठीक है, तो आप देख लो भाई, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होगा? वाटर ब्रोक, सर्विक्स डायलेट होगा, फिर यहाँ से जाएगा सिग्नल फीटलाइजेशन रिफ्लेक्स मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड को, वहां से आएगा हार्मोन ऑक्सीटोसिन जो मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करा के बच्चे को बाहर निकाल देगा। पता है पार्चुरेशन को बायोलॉजी में एक बहुत अच्छा नाम दिया, कई कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पार्चुरेशन को हम लोग न्यूरो एंडोक्राइनल मैकेनिज्म भी कहते हैं। अब इसे न्यूरो एंडोक्राइनल मैकेनिज्म क्यों कहते हैं जरा आप ये समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर एक तो नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। कैसे? रिफ्लेक्स एक्शन नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, आके ना। और यहाँ पर साथ ही हार्मोन की भी हेल्प ली जा रही है। हार्मोन का रिलीज होना किसका पार्ट होता है? एंडोक्राइन का। यानी बच्चे की डिलीवरी के लिए नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइनल सिस्टम दोनों का काम करना जरूरी है। ठीक है, जैसे हमारी ग्रोथ में सिर्फ एंडोक्राइनल सिस्टम काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा। यानी हमारी बॉडी जनरली एक मैकेनिज्म में एक सिस्टम को यूज करती है, लेकिन डिलीवरी में दोनों सिस्टम का यूज होता है। नर्वस सिस्टम भी होगा और एंडोक्राइनल सिस्टम भी, तभी इसका नाम क्या पड़ गया? न्यूरो एंडोक्राइनल मैकेनिज्म इसको बोलते हैं।